ये एक चौंकाने वाला बयान है ना? सोचिए जरा, 7 अप्रैल 2026 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक ने एक पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे दी। सवाल ये है कि आखिर हालात इतने बिगड़ कैसे गए? तो देखिए, ये धमकी कहीं से भी अचानक नहीं आई थी। ये 50 दिनों से ज्यादा चले एक बहुत ही क्रूर संघर्ष का नतीजा थी। एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। जब ये जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 50 दिनों में 4000 से ज्यादा जानें चली जाएंगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों तबाह हुए परिवारों और लाखों बेघर हुए लोगों की कहानी है। और नुकसान कितना फैला हुआ था, ये इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। ईरान और लेबनान दोनों में 2-2 हजार से ज्यादा मौतें हुई, जबकि इजरायली और अमेरिकी सैनिकों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और खतरा सिर्फ इंसानी जानों तक ही नहीं था। जब ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास बम गिरे तो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। जैसा कि कतर के प्रधानमंत्री ने 1 साल पहले ही चेतावनी दी थी, कोई भी दुर्घटना चेरनोबिल से भी बदतर पर्यावरणीय तबाही ला सकती थी। तो सवाल वही है कि ये संघर्ष इस खतरनाक मोड़ पर पहुंचा कैसे? कुछ बड़ी घटनाओं ने आग में घी डालने का काम किया और दुनिया को इस न्यूक्लियर धमकी के कगार पर ला खड़ा किया। चलिए उन घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने स्थिति को यहां तक पहुंचाया। सब कुछ 21 मार्च को नतांज पर हुए हमले से शुरू हुआ, लेकिन असली मोड़ 3 अप्रैल को आया जब ईरान ने एक अमेरिकी F-15E को मार गिराया। इसके बाद एक बहुत ही ड्रामेटिक रेस्क्यू मिशन चला और फिर आखिरी चेतावनी दी गई। एयरमैन के सफल बचाव के बाद 5 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की, वी गॉट हिम। उन्होंने इसे एक बिल्कुल परफेक्ट जीत की तरह पेश किया और दावा किया कि अमेरिका का ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूरा कंट्रोल है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, और ये आधिकारिक कहानी और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क दिखाती है। रेस्क्यू तो सफल रहा, लेकिन अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक विमान क्रैश हुआ, कई हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट प्लेन डैमेज हुए और रेस्क्यू टीम पर भी हमला हुआ। ट्रंप की आम नागरिकों और पावर प्लांट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी ने दुनिया भर में गुस्सा पैदा कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे नरसंहार की धमकी कहा और कानूनी जानकारों ने चेतावनी दी कि ऐसा कोई भी काम एक युद्ध अपराध होगा। दुनिया एक बड़े वर्ल्ड वॉर की उम्मीद कर रही थी, लेकिन फिर डेडलाइन खत्म होने से कुछ ही पल पहले एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले एक अप्रत्याशित खिलाड़ी ने हस्तक्षेप किया, पाकिस्तान। एक बहुत ही तेज डिप्लोमेटिक कोशिश में उन्होंने एक सीज फायर करवाया। ईरान हुर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए सहमत हो गया और बदले में अमेरिका ने 2 हफ्तों के लिए अपने हमले रोकने का वादा किया। ये एक बड़ी कामयाबी लग रही थी, लेकिन राहत का ये एहसास पल भर का ही था। सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले किए। पाकिस्तान ने जोर देकर कहा था कि लेबनान समझौते में शामिल है, लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों ने इससे इनकार कर दिया। इससे नाजुक समझौते पर तुरंत शक के बादल छा गए। शांति वार्ता भी आखिरकार एक ही मुद्दे पर आकर रुक गई, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान चाहता था कि उसके यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को मान्यता दी जाए, जबकि अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही खत्म कर दे। ये एक ऐसी खाई थी जिसे कोई भी पक्ष पार करने को तैयार नहीं था। बातचीत की नाकामी के साथ अमेरिका ने अपना अगला कदम उठाया, ईरानी बंदरगाहों की पूरी नौसैनिक नाकाबंदी। इस कदम ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और भी विस्फोटक बना दिया। इस अराजकता को इस ऑडियो क्लिप से बेहतर कुछ नहीं दिखाता। ये एक भारतीय व्यापारिक जहाज के कप्तान की आवाज है जो ईरानी बलों से कह रहा है कि पहले उसे जाने की अनुमति दी गई और फिर उस पर गोलीबारी की गई। यह उस क्षेत्र में पूरे कन्फ्यूजन की स्थिति को उजागर करता है। भारत के लिए इस संघर्ष का सीधा और नेगेटिव असर हुआ। 8 भारतीय जहाजों को वापस लौटना पड़ा, सरकार को ईरानी राजदूत को बुलाना पड़ा और यहां तक कि रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका से छूट भी मांगनी पड़ी। डिप्लोमेटिक तौर पर भी भारत इस बढ़ते संकट में अलग थलग दिखाई दिया। जैसे ही 2 सप्ताह का सीज फायर खत्म होने वाला था, दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। शांति की उम्मीदें कम हो रही थीं और भविष्य बेहद अनिश्चित लग रहा था। जैसे जैसे सीज फायर खत्म हो रहा था, स्थिति और भी जटिल बनी हुई थी। जहां एक तरफ इजराइल और लेबनान के बीच एक नया अस्थायी 10 दिवसीय युद्ध विराम हो गया था, वहीं मुख्य अमेरिका ईरान सीज फायर टूटने की कगार पर था, जिससे एक बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया था। और यही वो खतरनाक सवाल है जहां ये कहानी हमें छोड़ देती है।
22 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है और कोई स्थायी समाधान नहीं दिख रहा है। क्या दोनों पक्ष डिप्लोमेसी के जरिए कोई रास्ता निकाल लेंगे, या ये सिर्फ एक बड़े और ज्यादा विनाशकारी तूफान से पहले की शांति है?